तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा आर बॉनी गैब्रियल ने। और ये कौन सा संस्करण था इसका? 71वां संस्करण था। और आर बॉनी गैब्रियल ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। और इसमें रनर अप की बात करोगे यानी दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो वेनेजुएला की अमांडा। सो हेलो गाइज, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर बताओ, किस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। मतलब एक तरह का ये सेविंग अकाउंट है, स्पेशली महिलाओं के लिए है ये, जिसमें उन्हें 7% का ब्याज मिलेगा। काफ़ी तरह के पुरस्कार और कैशबैक वगैरह रखा गया है इसमें। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, स्थापना इसकी 2017 में, मुंबई में हेडक्वार्टर और इसके CEO भास्कर बाबू हैं। फिर बताओ, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मार्च को, नेशनल वैक्सीनेशन डे। हर साल 16 मार्च को मनाते हैं हम इसको। और टीके से आपको याद आएगा चेचक का टीका, इसका आविष्कार किसने किया है? इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। जबकि रेबीज के टीके को खोजा था लुइस पास्चर ने। और अभी 100% रेबीज फ्री होने वाला पहला राज्य बना था गोवा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा शक्तिकांत दास। हमारे RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अच्छा, क्या इनसे पहले भी ये अवार्ड किसी RBI गवर्नर को, हमारे गवर्नर को मिल चुका है क्या? तो आंसर होगा यस। RBI के जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उनको मिला था ये 2015 में। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि गवर्नर ऑफ द ईयर तो चुना गया है शक्तिकांत दास को, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो यूक्रेन का जो नेशनल बैंक है उसको मिला है, ये ध्यान रखना। बाकी अभी शिवशंकरी का नाम इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि अभी तमिल लेखक हैं ये, और इनको सरस्वती सम्मान 2022 मिला था इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और ये जो है शशिधर जगदीशन, ये HDFC बैंक के MD CEO हैं। अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का सम्मान मिला था इनको। और के वेणु की बात करें तो फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2022 इनको दिया गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं स्काई ट्रैक्स के द्वारा किसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये स्काई ट्रैक्स, जिसने अभी भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार से सम्मानित किया दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और पूरे विश्व में बात करें तो इस लिस्ट में टॉपर है, इस रैंकिंग में टॉपर है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, दूसरे पे है दोहा का हमद हवाई अड्डा, और ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में 36वें नंबर पर है। और आप कह सकते हो इसमें टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है कि अभी यूको बैंक के MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा अश्विनी कुमार बने। यूको बैंक, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और टैगलाइन होती है हॉनर्स योर ट्रस्ट। तो हमारा अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ स्टैटिक प्रश्न भी होंगे। प्रश्न क्या है कि अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा संपन्ना रमेश शेलार। तो पाक जल डमरू मध्य, ये आपको पता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। और अभी अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से इसको पार करने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? संपन्ना रमेश शेलार। ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगा। एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि कौन सा पुल है जो कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सेम स्टेटमेंट आया था। तो आंसर होगा इसका पंबन पुल। बाकी ये दो नाम आपको बताइए। आरती साहा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी थी ये, और इन्हें हिंदुस्तानी जलपरी कहा जाता है। और मिहिर सेन, ये पहले भारतीय व्यक्ति या पहले एशियाई थे इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। अब इंग्लिश चैनल आपने बहुत बार सुना होगा, क्या है ये इंग्लिश चैनल? तो ये अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, या यूं कहूं कि उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। और यहाँ पे जो जल डमरू मध्य है उसे कहते हैं डोवर जल डमरू मध्य। अब यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जल डमरू मध्य, जो भी चैनल्स, जो भी स्ट्रेट है,
वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान से सुनना, और इसीलिए आप लोगों के लिए मैं इसे लिख करके आया हूँ स्पेशली। तो ध्यान से सुनना कि मलक्का जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य समझ गए ना, स्ट्रेट की बात हो रही है। तो ये अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। सुंडा जलडमरू मध्य, ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। युकेटन जलडमरू मध्य, ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है, मैक्सिको और क्यूबा देश के बीच में है। कुक जलडमरू मध्य, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में। उत्तरी चैनल, नॉर्थ चैनल, ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। वहीं बेरिंग जलडमरू मध्य, ये अलास्का और रशिया के बीच में है। हॉर्मुज जल संधि के बारे में आपने सुना होगा, ये ओमान और ईरान के बीच में है। और जिब्राल्टर जल संधि, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है एक ही बार में आपको याद रखना है, जो टेंशन मत लेना इतनी। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट होगा, क्योंकि ये आपकी रिवीजन वाली क्लास है, तो प्रश्न रिपीट होंगे यहाँ पे, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। बस रेगुलरिटी बना के रखना। ऐसा नहीं हो कि आज वीडियो ले लिया, 2 दिन बाद वीडियो अटेंड नहीं किया और क्या पता परसों ही ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, फिर आपका वो रिवीजन मिस हो जाएगा। फिर मत कहना कि मेरे को याद नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक तो जलडमरू मध्य स्ट्रेट आपको क्लियर है क्या होता है। एक शब्द आपको और सुनने को मिलेगा, स्थुमस, जिसे हिंदी में आप संयोग भूमि कहोगे। ये क्या होता है? ये भूमि सक्करी पट्टी होती है जो 2 बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है, या ऐसे भी कह सकते हो ये भूमि की एक सक्करी पट्टी होती है जो कि पानी के 2 निकायों को अलग करती है। और आपको बेहतर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चित्र भी जोड़ दिए हैं, ताकि उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी यहाँ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं मैं आपको करा दूँ। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर किया करो। एक तो आप में से अभी देखना कहीं किस बहुत से लोगों ने इसको लाइक भी नहीं किया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, उससे हेल्प हो रही है, लेकिन फिर भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। चाहे फिर वो आगे चल करके वीडियो बंद ही हो जाए, उसके लिए मंजूर है, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे। आप में से सब नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे। तो ऐसा क्यों करते? क्योंकि वीडियोज़ को इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। बहुत मेहनत लगती है भाई बनाने में। एक बार बना करके देखो आप वीडियो यूट्यूब पे, तब पता लगेगा। तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करो। अरे ये तो रिवीजन वाली क्लास है, हो सकता है आपके दोस्त किसी और चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो, लेकिन रिवीजन तो सभी करेंगे ना। तो ये रिवीजन वाली वीडियो ये कह करके उनको शेयर करो कि देखा करो। अब तो मैं इंग्लिश में भी देता हूँ, तो इतना करने के बावजूद भी हमारे वीडियो नहीं चल रहे, बहुत बुरा लगता है। फिर कल से मत कहना अगर वीडियो ये आने बंद हो गए तो, क्योंकि मैं आपको अच्छे से या खुल के तभी पढ़ा पाऊंगा जब मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। और पढ़ाने में मज़ा तभी आएगा जब वीडियोस को रेस्पॉन्स मिलेगा, वरना ऐसा लगता है कि पूरा समय ख़राब हो गया। और हो सकता है मेरा भी पता नहीं क्या टाइम ही ख़राब चल रहा है कि कितनी मेहनत कर लो, कुछ हो ही नहीं रहा। और मैंने आपको बताया भी था, एक काम करा करो, जब भी आप करंट अफेयर्स अपने यहाँ पे देखने आते हो तो डायरेक्ट मत एंट्री लिया करो, एक बार ऊपर सर्च मार लिया करो करंट अफेयर्स, जो भी डेट होती है, या जो भी वीकली देख रहे हो, मंथली देख रहे हो, या ट्रिकी देख रहे हो, तो करंट अफेयर्स वो जो भी देखना है वो नाम लिखो और फिर क्रैक एग्ज़ाम या क्रैक एग्ज़ाम करंट अफेयर्स। तो क्या पता सर्चिंग में हमारे वीडियोज़ आने लग जाएँ, क्योंकि अभी तो आ नहीं रहे हैं। तो ऐसा करना प्लीज़, है ना। मतलब आपको वीडियो देखना है तो सर्च करके फिर आप वीडियो के अंदर एंट्री मारो। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? 17 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के तीसरे शुक्रवार को ये मनाते हैं, तो इस बार 17 मार्च को मनाया। अगला प्रश्न है, वायाकॉम 18 ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा MS धोनी को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय नौसेना ने किसकी याद में 2 पुरस्कार देने का ऐलान किया? तो बिपिन रावत जी, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये। और हमारे अभी वर्तमान में दूसरे नंबर के CDS कौन है? ये भी अच्छा प्रश्न है, अनिल चौहान है। वैसे बिपिन रावत जी से 2 प्रश्न आपको और बताऊंगा कि एक तो अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री कैंप का नाम इनके नाम पे बदला गया था, और नेपाल में एक मंदिर है श्री मुक्तिनाथ मंदिर, वहाँ पे इनके नाम पे या इनके सम्मान में एक घंटी भी लगाई गई थी, वो भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मंदिर आया ना, श्री मुक्तिनाथ मंदिर, हो सकता है स्टैटिक में यही पूछ ले आपसे कि ये मंदिर कहाँ पर है। अब बहुत से स्टूडेंट सोचे कि मंदिर आ गया, स्टैटिक प्रश्न आ रहे हैं, मंदिर याद करने लग जाओ। ऐसा नहीं होता है। जो आपके करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही है, एग्जामिनर भी वहीं से निकाल करके आपसे स्टैटिक पूछता है। अब ये मंदिर यहाँ पे आया, आपने पढ़ा तो आपको तो पता है, जिसने नहीं पढ़ा वो सोचेगा कि यार मंदिर पूछे जा रहे हैं, मंदिर रटने लग जाएगा पूरे भारत के, और ये तो फिर भी नेपाल का है। तो एग्जामिनर चेक करता है कि आपने करंट अफेयर्स को कितने ध्यान से पढ़ा है, वो अंदर जा करके क्वेश्चन निकालता है। अब अगला प्रश्न देखो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो आंसर होगा INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य हमारा एक जहाज है, शिप है, और कहाँ पे दिया है इसको ये सम्मान? कोच्चि में।
और आप जानते हो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है, जिसको 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया था केरल कोच्चि से ही। और अभी कुछ समय पहले हमारे जो गृह मंत्री हैं कौन, अमित शाह, उन्होंने बताओ किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया था? तो आंसर होगा हरियाणा पुलिस को। और ये INS अरिहंत भी ध्यान में रखना, ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन। फिर बताओ भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान के जयपुर में। और प्रयोगशाला लेबोरेटरी से 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बनेंगे, जैसे कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई थी? केरल में। और एक प्रश्न था कि अभी नोकिया याद रखना है, फिनलैंड की कंपनी है, इसने बताओ भारत में कहाँ पर 6G लेबोरेटरी को स्थापित किया? चलो ये प्रश्न मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आपको याद भी होना चाहिए। बताओ कहाँ पे। फिर बताओ कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को 2024 तक बढ़ा दिया गया। पूछा जा रहा है कि योजना कब शुरू की गई थी, कब लॉन्च हुई थी? तो आंसर होगा सन 2015 में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं ये ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी की बात कर रहे हैं, जिसे बढ़ा दिया गया 2024 तक। हमने कहा ये शुरू कब हुई थी? तो ये जून 2015 को शुरू हुई थी, 25 जून 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या था जब इसको शुरू किया गया था? कि 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। मतलब जो बेघर लोग हैं या जो टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं लोग, उनको पक्का मकान बनाने के लिए इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा इस योजना में कहा गया था। लेकिन अभी इसे बढ़ा के 2024 कर दिया गया। इसी से आपको मिलती जुलती एक और योजना याद आएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। वो ग्रामीण है, उसे शुरू किया गया था 20 नवंबर 2016 को। और ये दोनों योजनाएं किसके अंतर्गत आती है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंदर। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कैनरा बैंक के नए MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा के सत्यनारायण राजू। ये कैनरा बैंक के नए MD CEO बने थे। देखो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलुरु में है, और इसकी टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। वैसे अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO बने थे, सुंदर रमन राममूर्ति नाम है। और इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बने थे आशीष कुमार चौहान। अब आशीष कुमार चौहान को अनिल चौहान से कंफ्यूज मत करना। अनिल चौहान ये अभी दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, क्योंकि पहले तो बिपिन रावत जी थे जिनका निधन हो गया। और फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं गंजी कमलावी राव। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे। क्या है प्रश्न? कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, तो इसे यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। एक्चुअली में यूनेस्को के द्वारा विरासत का टैग ये अमूर्त स्मारक यानी कि इंटेंजिबल साइट्स को दिया जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मूर्त धरोहर यानी कि टेंजिबल साइट्स या मूर्त धरोहर का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं। तो हमने कहा ऐसा दुनिया में पहली बार होगा जब किसी विश्वविद्यालय को ये विरासत का टैग दिया जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। और शांति निकेतन से अभी आपने पढ़ा होगा क्या पॉइंट? मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। शांति निकेतन से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और आपको बता दूं ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री हैं। चलो फिर बताओ कि अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम क्या है? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हमारी जो पहली वेटलैंड साइट्स थी यानी कि रामसर स्थल, वो कौन सा था? उड़ीसा का जो चिल्का लेक है वो। और यहाँ से एक प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? वेटलैंड्स को ही कहा जाता है, आर्द्र भूमियों को ही कहा जाता है। वैसे पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावनों को। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, आपको पता है 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में जो ईरान का रामसर स्थल है वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स यानी कि दलदली भूमियों का संरक्षण करना। और आपको बता दूं भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट ये सुंदरबन साइट है।
और इस बार का जो वेटलैंड डे था उसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वीपी नंद कुमार को। और ये कौन है? तो ये मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ हैं वीपी नंद कुमार, जिनको अभी हुरुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अच्छा, रिकी केज नाम आपने सुना था ना, बंगलुरु के संगीतकार हैं और तीसरी बार अभी इन्होंने ग्रेमी पुरस्कार जीता। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बताओ कि भारत ने किसके साथ निसार उपग्रह बनाया है? तो आंसर होगा नासा के साथ में। नासा और इसरो ने मिलकर के इसको बनाया है। ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निसार की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। फिर बताओ, अभी किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया? तो आंसर होगा रिलायंस ने। और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही इस भारत के पहले हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक को पेश किया था। ये भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है, जिसे रिलायंस ने किसके साथ मिलकर बनाया? अशोक लेलैंड के साथ। तो भारत में हाइड्रोजन से चलने वाला ये अपनी तरह का पहला ट्रक है। एक्चुअली में हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जो कार्बन का उत्सर्जन है वो लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये वैसे इतना खास प्रश्न इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा क्योंकि भारतीय अमेरिकी छात्रा है इसलिए बता दो आपको। क्या है प्रश्न की भारतीय अमेरिकी छात्रा कौन है जिनको दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? नताशा पेरियान यागम। तो फिर भी आप नाम ध्यान रख लेना। और आप जानते हो अभी हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी, ये भी नाम ध्यान रखना, अप्सरा अय्यर। और आप जानते हो अभी अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी अरुणा मिलर। फिर बताओ कि अभी एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद का नाम बदल के क्या कर लिया? तो आंसर होगा जूनो जनरल इंश्योरेंस। तो बस नेम चेंज वाला प्रश्न था, तो डायरेक्ट याद रखना इसको। चलो फिर बताओ, अभी एआई आधारित बार्ड चैटबॉट को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने, कई बार हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा एक यूएस की कंपनी है ओपन एआई, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी लॉन्च किया था। यहाँ पे जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद ही गूगल ने ये बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किया था। और इसी तरह से अभी रशिया ने भी एक गीगा चैट लॉन्च किया था, वो भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो कि अभी हाल ही में किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा ये शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा फोन पे ने। इसका मतलब ये हो गया, देखो अभी भारत में यूपीआई के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करते ही हो एक दूसरे को, लेकिन अब इंटरनेशनली भी कर पाओगे एक देश से दूसरे देश में, मतलब भारत से किसी और देश में, किसी और देश से भारत में। तो याद रखना, इंटरनेशनली यूपीआई भुगतान सेवा को शुरू करने वाला ये भारत का पहला भुगतान एप्लीकेशन बन गया है फ़ोन पे। अच्छा, यूपीआई मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसी तरह से कुछ और फुल फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ जो सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना। एक भीम आपने सुना होगा, भीम मतलब होता है भारत। एक आरटीजीएस आपने सुना होगा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एनईएफटी सुना होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएफएससी सुना होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक एमसीएलआर आपने सुना होगा, फुल फॉर्म होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और नाबार्ड, नाबार्ड तो आपको पता ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर अब आप लोग देना कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, ये बताओ।